हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। सो आज की वीडियो में हम जो अभी रिसेंट रिक्रूटमेंट्स हैं लाइक पीजीआई संगरूर, नॉर्सेट, एम्स की एंड जिपमर, इनके रिगार्डिंग हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द होम केयर nurse visit a pregnant client who has a diagnosis of mild preeclampsia. Which assessment finding indicates a worsening of the preeclampsia and the need to notify the healthcare provider? And इसमें हमारे options क्या हैं? Option number 1 है urinary output has increased. Option number B is dependent edema has resolved. Option number C is blood pressure reading is at the prenatal baseline. And option number D is the client complaints of headache and blurred vision. तो अगर हम प्री एक्लेम्शिया की बात करते हैं तो प्री एक्लेम्शिया इज अ पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक्स अगर मदर का बीपी बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसमें हमारा प्री एक्लेम्शिया आता है एंड एक्लेम्शिया आता है। एक्लेम्शिया में हमारा द फीमेल इज प्रेजेंट विद इंक्रीज ब्लड प्रेशर अलोंग विद कन्वर्जेंस, मतलब बीपी भी बढ़ेगा और मदर को सीजर्स की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन प्री एक्लेम्शिया में मदर का जो बीपी है वो बढ़ता है, साथ ही साथ मदर को क्या होगा कि हम ये प्री से ये याद रख सकते हैं कि पी स्टैंड्स फॉर प्रोटीन यूरिया, इन द यूरिन प्रोटीन विल बी देयर, आर स्टैंड्स फॉर रेज लीवर एंजाइम, तो हमारे जो लिवर एंजाइम होंगे वो हमारे रेज्ड होंगे, एंड ई स्टैंड्स फॉर एडिमा। सो ये तीन चीजें जो है दैट इज हमारा रेज ब्लड प्रेशर हो गया, हमारा प्रोटीन यूरिया हो गया एंड एडिमा, ये तीनों जो है प्री एक्लेम्शिया में देखने को मिलते हैं। तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यूरिन आउटपुट अगर इंक्रीज हो रहा है, डिपेंडेंट एडिमा रिजॉल्व हो रहा है, और अगर ब्लड प्रेशर हमारा प्री नेटल बेसलाइन पे आ गया तो ये तो हमारे पॉजिटिव प्रोग्रेस है, मतलब कि जो है ठीक हो रहा है पेशेंट के साथ। लेकिन अगर पेशेंट कंप्लेंट करता है कि पेशेंट को हेडेक है और साथ में ब्लड विजन है, सो इस टाइम पे द नर्स हैज टू टेक द इंटरवेंशंस, और उसी टाइम पेशेंट का बीपी चेक करना है एंड पेशेंट को फर्दर रेफर करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। Now the next question is, the nurse in the labor room is caring for a client in the active stage of the first phase of labor. The nurse is assessing the fetal pattern and notes a late declaration on the monitor strip. What is the most appropriate nursing action? So the female जो है वो है हमारी फर्स्ट स्टेज लेबर में। फर्स्ट स्टेज लेबर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या आता है कि इट इज अ पीरियड बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टिल द 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, जब तक कि सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट नहीं हो जाती। एंड इसमें हमारे तीन स्टेजेस होती हैं, लेटेंट स्टेज, एक्टिव स्टेज एंड ट्रांजिशनल स्टेज। एंड पेशेंट जो है वो है एक्टिव स्टेज में, और जब पेशेंट मदर का जब हम मॉनिटर कर रहे हैं, फीचर हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसमें डिक्लेरेशन आ रही है, तो इसका क्या मतलब है, मदर जो नर्स है उसको क्या इम्प्लीमेंट करना है। एंड द ऑप्शंस आर एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया फेस मास्क, ऑप्शन नंबर 2 is place the mother in a supine position, option number C is increase the rate of the oxytocin intravenous infusion, and option number D is document the finding and continue to monitor the fetal patterns. तो इसमें जो इमीडिएट एक्शन होगा दैट इज टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया फेस मास्क। क्यों? क्योंकि डिक्लेरेशन का मतलब है कि जो बेबी है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो देयर विल बी द प्रेशर ऑन द आर्टरीज एंड वेन्स हु आर मीन्स जो ब्लड है फीटस तक लेके जा रहे हैं, तो जब वो कंप्रेस हो जाएंगे तो फीटस को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। एंड मदर को हम सुपाइन पोजीशन में नहीं कभी भी बोलते लेटने के लिए, हम हमेशा बोलते हैं साइड लेटरल पोजीशन लेने के लिए, ताकि जो हमारी सुपीरियर वेना कावा है ग्रेविड यूट्रस की वजह से उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े, और जो मदर बेबी है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन एंड ब्लड मिलता रहे। एंड ऑक्सीटोसिन हमने स्टॉप करना है, उसकी जो रेट है उसको हमने इंक्रीज नहीं करना, डॉक्यूमेंट करनी है फाइंडिंग्स पर। Now the next is, the nurse is performing an assessment of a client who is scheduled for a
cesarean delivery at 39 weeks of gestation. So which assessment finding indicate the need to contact the healthcare provider? And the options are hemoglobin of 11 gram per deciliter, fetal heart rate of 180 beats per minute, maternal pulse rate of 80 beats per minute, and white blood cell count of 12,000. सो इसमें जो मेन हमारी असेसमेंट रहेगी जो हमने इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है, सो दैट इज इंक्रीज फीटल हार्ट रेट ऑफ 180 बीट्स पर मिनट। बिकॉज अगर हम फीटल हार्ट रेट की बात करते हैं तो इट इज बिटवीन 120 टू 160। इफ इट इज मोर देन 160 इट सजेस्ट फीटल डिस्ट्रेस, एंड अगर 120 से कम है तब भी हमने इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। जो हमारी नॉर्मल कट ऑफ वैल्यू है फॉर द एचबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट इज 11। अगर 11 से कम है तो मदर को हम एनीमिक बोलते हैं। अगर हम मेटर्नल पल्स की बात करते हैं, सो ड्यू टू द इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम जो मदर का हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज होता है, बट दिस इज इन द नॉर्मल रेंज। एंड वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज आवर प्रायोरिटी। Now the next is the nurse is assessing a pregnant client in the second trimester of pregnancy who was admitted to the maternity unit with a suspected diagnosis of abruptio placenta. Which assessment finding should the nurse expect to note if this condition is present? And the options are soft abdomen, uterine tenderness, absence of abdominal pain, or painless bright red vaginal bleeding. सो अगर हम एंटीपार्टम हेमरेज की बात करते हैं तो एंटीपार्टम हेमरेज आफ्टर 20 वीक्स दो तरह के होते हैं। वन इज द प्लासेंटा प्रीविया एंड अदर वन इज द अब्रप्शो प्लासेंटा। अब प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लासेंटा प्रीविया इट इज द लो लाइन ऑफ द प्लासेंटा, मतलब कि जो प्लासेंटा है उसकी जो प्लासेंटा जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे प्रेजेंट है, तो तब हम बोलेंगे दैट द मदर इज हैविंग प्लासेंटा प्रीविया। In placenta previa में the mother will have painless bright red vaginal bleeding। और अगर हम अब्रप्शो प्लासेंटा की बात करते हैं तो अब्रप्शो प्लासेंटा क्या है? अब्रप्शो प्लासेंटा इट इज द प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, मतलब जो प्लासेंटा है वो प्रीमैच्योरली सेपरेट हो गई है, तो उसमें मदर को पेनफुल ब्लीडिंग होगी, एब्डोमिनल पेन विल बी प्रेजेंट एंड इट कैन बी कंसील्ड और इट कैन बी रिवील्ड। कंसील्ड भी हो सकता है, रिवील्ड ब्लीडिंग भी हो सकती है। जो ब्लीडिंग होगी दैट विल बी नॉट ब्राइट रेड, एंड इसमें मदर का जो यूट्रस होगा वो बहुत ही टेंडेड होगा। जब हम उसको पाल्पेट करेंगे तो वो बहुत ही टेंडेड होगा। तो यूट्राइन टेंडरनेस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is performing an assessment on a client who has just been told that a pregnancy test is positive. Which assessment finding indicate that the client is at a risk for preterm labor? And the options are the client is a 35-year-old primigravida, gravida, the client has a history of cardiac disease, the client's hemoglobin level is 13.5 gram per deciliter, and the client is a 20 weeks old primigravida gravida of average weight and height। सो इनमें से कौन सी मदर है जो कि प्रीटर्म लेबर के रिस्क पे रहेगी? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज। इसके अलावा जो हमारी रेस्ट है वो हमारी नॉर्मल है, उनमें प्रीटर्म लेबर के जो चांसेस हैं वो नहीं होते हैं। Our next is the nurse is preparing to assess the uterine fundus of a client in the immediate postpartum period. After locating the fundus, the nurse notes that the uterus feels soggy, soft and boggy. Which nursing intervention is appropriate? So the options are elevate the client's leg. Option number B is massage the fundus until it is firm. Ask the client to turn on her left side and push on the uterus to assist in expressing flow। तो इसमें जो हमारी मेन इंटरवेंशन रहेगी दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मसाज द फंडस अंटिल इट इज फर्म सो दैट कि वी कैन प्रिवेंट द पोस्टपार्टम हेमरेज इन द मदर। जब हम मसाज करेंगे फंडस को तो जो फंडस है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो पीपीएच है उसके जो होने के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज the nurse is monitoring the client in the immediate postpartum period for the signs of hemorrhage. Which sign, if noted, would be an early sign of excessive blood loss?
And the options are a temperature of 100.4 degree Fahrenheit, an increase in the pulse rate from 88 to 102 beats per minute, a blood pressure change from 130/88 to 124/80 mm of Hg, and an increase in the respiratory rate from 18 to 22 beats per minute. So, after the immediate postpartum period, the mother is at a risk of postpartum hemorrhage. Postpartum hemorrhage हम कब बोलते हैं? When the blood loss is more than 500 ml. And when a female is having postpartum hemorrhage, तो उस टाइम पे जो फीमेल है उसको female can go into a state of hypovolemic shock, and that shock is identified by two symptoms, that is hypotension and tachycardia. अगर फीमेल को टेकिकार्डिया है और साथ ही साथ बीपी जो है वो कम है, तो द फीमेल जो है उसमें हेमरेज हो रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग इज देयर. सो इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. तो इस सिचुएशन में द मदर विल हैव पल्स रेट मोर. सो द इसमें जैसे हमें स्टेटमेंट में दिख रहा है कि जो मदर है उसमें क्या है, द मदर इज इन द टेकिकार्डिया. Now the next question is, the nurse assisted with the birth of a newborn. Which nursing action is more effective in preventing heat loss by evaporation? And the options are warming the crib pad, closing the door to the room, drying the infant with a warm blanket, and turning on the overhead radiant warmer. So hypothermia, prevention of newborn from a hypothermia, it is one of the important nursing action immediately after the birth of a newborn. So heat loss जो है वो चार तरीके से होती है. One is radiation, इवेपोरेशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. तो इनमें से कौन सा हमारा नर्सिंग एक्शन है जिससे हीट लॉस बाय इवेपोरेशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इवेपोरेशन का जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ड्राइंग द इन्फेंट विद अ वार्म ब्लैंकेट. बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी जब बेबी बाहर आता है तो उस टाइम पे क्या है कि बेबी की बॉडी पे एमनियोटिक फ्लूइड है. सो प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड, उसकी वजह से जो हमारी हीट है वो एब्जॉर्ब हो सकती है, इवेपोरेट हो सकती है. तो इसीलिए हमने बेबी को इमीडिएटली ड्राई करना है. जो हमारा वार्मिंग द क्रिब पैड है, इट इज अ एग्जांपल ऑफ कंडक्शन. बिकॉज कंडक्शन में जब भी हम बच्चे को ठंडी जगह पे लेटाते हैं उस टाइम पे जो हीट लॉस थ्रू कंडक्शन होती है. कन्वेक्शन में थ्रू एयर द हीट विल बी लॉस्ट. तो इसमें क्लोजिंग द डोर टू द डोर्स ऑफ द रूम, जब हम डोर को क्लोज कर देंगे तो जो एयर है, आउटर एयर है, वो अंदर नहीं आएगी. तो थ्रू द कन्वेक्शन वी कैन प्रिवेंट द heat loss. Then the next is turning on the overhead radiant warmer. So radiant warmer जो है वो रेडिएशन का एग्जाम्पल है. तो जब भी हम रेडिएंट वार्मर ऑन करते हैं तो जो हमारा रेडिएंट वार्मर है उसकी वजह से जो हीट है वो लॉस नहीं होती है. नाउ द नेक्स्ट इज, the nurse is monitoring a client who is receiving oxytocin to induce labor. Which assessment finding should cause the nurse to immediately discontinue the oxygen infusion? Select all that apply. And the options are fatigue, drowsiness, uterine hyperstimulation, late declaration of the fetal heart rate or early declaration of the fetal heart rate. तो इनमें से कौन सी चीज है जिसको देख के जो नर्स है उसने इमीडिएटली ऑक्सीटोसिन को स्टॉप करना है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी एंड डी. बिकॉज ऑक्सीटोसिन अगर हमने ज्यादा अमाउंट में दिया है सो देयर कैन बी द यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, कि मदर को बहुत ही लंबे टाइम तक लेबर पेन रहेगी एंड बहुत जल्दी जल्दी लेबर पेन आएगी एंड दैट विल बी मोर देन 1 मिनट एंड लेट डिक्लेरेशन विल बी देयर. बिकॉज जब ज्यादा हाइपर स्टिमुलेशन हो रहा है यूट्राइन का, यूट्रस का, तो द ब्लड फ्लो एंड द ऑक्सीजन टू द बेबी जो है वो इंटरप्ट हो जाएगा ड्यू टू द ग्रेविड यूट्रस. तो उस टाइम पे हमने इमीडिएटली ऑक्सीटोसिन को स्टॉप करना है एंड मदर को साइड लेटरल पोजीशन देनी है, ऑक्सीजन स्टार्ट करना है. नाउ द नेक्स्ट इज, a pregnant client is receiving magnesium sulfate for the management of preeclampsia. The nurse determined that the client is experiencing toxicity from the medication. If which findings are noted on the assessment? Select all that apply. And the options are proteinuria of 3+, respiration of 10 breaths per minute,
Option number C is presence of deep tendon reflexes. Option number D is urine output of 20 ml in an hour. And option number E is serum magnesium level of 4 millieq per liter. So magnesium sulfate is a drug of choice for eclampsia. And eclampsia हम कब बोलते हैं, जब मदर का जो बीपी होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए और साथ में मदर को सीजर्स आते हैं, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं प्री एक्लैम्पसिया. सो मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी की साइन हम कैसे देखेंगे? तो जब भी हम किसी भी फीमेल को मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं तो हम हमेशा 3 साइंस के लिए मदर को ऑब्जर्व करते हैं. सो द फर्स्ट साइन इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए देखेंगे डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट. देखेंगे कि मदर का यूरिन आउटपुट नॉर्मल है, अगर डिक्रीज्ड है तो दैट सजेस्ट मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी. एंड एब्सेंस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स. जो हमारी नी जर्क रिफ्लेक्स है वो जो है वो एब्सेंट रहती है इन केस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट. तो हम ये 3 चीजें देखेंगे. अब प्रोटीन यूरिया का कोई रिलेशन नहीं है मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी से. रेस्पिरेशन ऑफ 10 ब्रीथ्स पर मिनट, जैसे कि मैंने बोला रेस्पिरेटरी डिप्रेशन विल बी देयर. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. देन प्रेजेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स. अगर ये एब्सेंस होती तो इसका मतलब कि नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो रही है. लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस है तो सी ऑप्शन भी नहीं आएगा हमारा. यूरिन आउटपुट ऑफ 20 ml इन एन आवर. सो इन एन आवर हमारा नॉर्मल यूरिन आउटपुट हम कितना लेते हैं 25 to 30 ml. सो इट इज लेस देन द नॉर्मल. सो मतलब डिक्रीज हो रहा है. तो अगेन डी ऑप्शन भी हमारा राइट है. एंड सीरम मैग्नीशियम लेवल ऑफ 4 मिली पर लीटर, तो इसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का. सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी. Now the next question is, a client in preterm labor that is 31 weeks who is dilated to 4 centimeter has been started on magnesium sulfate and contraction has stopped. If the client's labor can be inhibited for the next 48 hours, the nurse anticipates a prescription for which medication? So जो भी प्रेगनेंसी बिफोर 37 वीक्स होती है उसको हम प्रीटर्म लेबर बोलते हैं. एंड इस केस में इन्होंने मैग्नीशियम सल्फेट क्यों दिया है? क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट इज एक्ट एज ए टोकोलिटिक एजेंट. टोकोलिटिक एजेंट वो है जो कि हमारे प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करती है. तो टोकोलिटिक एजेंट का भी काम करता है मैग्नीशियम सल्फेट, और ये हम एक्लेम्शिया में भी देते हैं. एंड मदर को बोला है कि नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए हमने मदर के लेबर को अभी इनहिबिट करना है, तो उस केस में हम मदर को कौन सा मेडिसिन दे सकते हैं? एंड द ऑप्शंस आर नालबुफाइन, बीटामिथाजोन, आरएचडी इम्यून ग्लोबुलिन और डाइनोप्रोस्टोन वजाइनल इंसर्ट. तो इसमें हम मदर को बीटामिथाजोन देंगे. बीटामिथाजोन और डेक्सामिथाजोन स्टेरॉइड्स देते हैं. क्यों? फॉर द लंग मैचुरेशन, क्योंकि जो बच्चा है वो प्रीटर्म है. प्रीटर्म बेबीज में जो लंग होते हैं वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं होते हैं. तो उस केस में फॉर द लंग मेच्योरिटी वी विल गिव बीटामिथाजोन और डेक्सामिथाजोन टू द मदर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an opioid analgesic is administered to a client in labor. The nurse assigned to care for the client measures that which medication is readily accessible should respiratory depression occur. मतलब कि किसी मदर ने ओपियोइड हमने एडमिनिस्टर किया था ड्यूरिंग द लेबर, तो साथ ही साथ हमने मदर को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए साथ में कौन सी मेडिसिन स्टार्ट करनी है? बिकॉज वी ऑल नो कि जो हमारे ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं उनका सबसे मेन साइड इफेक्ट क्या है? दैट इट विल लीड टू सीएनएस डिप्रेसेंट. these are the CNS depressant and also cause the respiratory depression. So इसका जो हमारा ओपियोइड एनाल्जेसिक का एंटीडोट है, या ओपियोइड एनाल्जेसिक से जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है उसको ठीक करने के लिए हम पेशेंट को नलेक्सोन देते हैं. सो नलेक्सोन इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज, Methergin is prescribed for a client with postpartum hemorrhage. Before administering the medication, the nurse should contact the healthcare provider who prescribed the medication. If so, contact the healthcare provider who prescribed the medication if which condition is documented in the client's medical history. मतलब कि डॉक्टर ने पेशेंट का मिथर्जिन प्रिस्क्राइब किया है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज. तो इनमें से
बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिसिन, जो डॉक्टर सिस्टर है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से किस रिगार्डिंग कांटेक्ट कर सकती है? एंड द ऑप्शंस आर इफ द क्लाइंट इज हैविंग हाइपोटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज मेलाइटिस और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। तो जो हमारा मिथर्जिन होता है इट इज अ अर्गोमेट्रिन, जो कि हम पीपीएच में यूज करते हैं। वैसे पीपीएच में हम ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं, लेकिन मिथर्जिन भी हमारा हम पीपीएच की प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन पीपीएच की प्रिवेंशन के लिए मिथर्जिन हम उन केसेस में नहीं यूज करते जिन फीमेल्स को हाइपरटेंशन होता है, कार्डियक डिजीजेस होती हैं, या वेस्कुलर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस होती हैं। तो इस केस में जो पेशेंट है उसको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज अगर है, सो ऑप्शन नंबर सी इफ इज प्रेजेंट, देन द नर्स विल कॉन्टेक्ट द मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, क्योंकि इस केस में हम मिथर्जिन जो है वो फीमेल को नहीं देंगे, वी विल गिव ऑक्सीटोसिन for the prevention of postpartum hemorrhage. Now the next question is, a client is admitted to the ICU with acute pulmonary edema. Which rapidly acting intravenous diuretic should the nurse anticipate will be prescribed? And the options are furosemide, chlorothiazide, spironolactone और acetazolamide. सो पेशेंट जो है वो पल्मोनरी एडिमा है, पल्मोनरी एडिमा है तो पेशेंट को क्या होगा, डिज्निया होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो उस केस में हमने एकदम एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए, एडिमा से रिलीव करने के लिए पेशेंट को कौन सा डायूरेटिक देना है? सो फ्लोसिमाइड की अगर बात करते हैं तो फ्लोसिमाइड इट इज अ रैपिड एक्टिंग, हमारा लूप डायूरेटिक है, जैसे लूप डायूरेटिक जो कि हमारी लूप ऑफ हेलने, असेंडिंग लूप ऑफ हेलने के ऊपर वर्क करता है। और फ्लोसिमाइड क्या करता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सबको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। क्योंकि सोडियम एक्सक्रीट आउट होगा तो वाटर भी एक्सक्रीट आउट होगा, क्योंकि जो सोडियम है वो वाटर को अपने साथ बाइंड करके रखता है। क्लोरोथाइजाइड हमारा थाइजाइड डायूरेटिक में आता है, और इसका जो मेन फंक्शन है कि ये सारे हमारे आयंस को बाहर एक्सक्रीट आउट करता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को, बस कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करता है। स्पाइरोनोलैक्टोन हमारा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। पोटेशियम स्पेयरिंग का मतलब कि पोटेशियम की सिर्फ ये रीअब्सॉर्प्शन करेगा, बाकी सारे आयंस को बाहर, इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्सक्रीट आउट कर देगा। एंड एसिटाजोलामाइड हम ग्लूकोमा वाले पेशेंट्स में यूज करते हैं। सो फ्लोसिमाइड विल बी द राइट आंसर, क्योंकि फ्लोसिमाइड इनमें से अगर हम इनके साथ कंपेयर करते हैं तो फ्लोसिमाइड जो है जो कि रैपिडली एक्ट करेगा। नाउ द नेक्स्ट इज, a client has a fractured mandible that is immobilized with wire. For which life-threatening post-operative problem should the nurse monitor this client? And the options are infection, vomiting, osteomyelitis और bronchospasm. So जो patient है उसका mandible fracture है, और जो उसका हमने mandible area है उसको immobilize कर रखा है। So immediately after post-operative mother जो client है उसको क्या लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम आ सकती है? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज वॉमिटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, ऑलरेडी मैंडिबल फ्रैक्चर इज देयर, सो द पेशेंट विल नॉट एबल टू ओपन हिज माउथ, वो अपना माउथ नहीं खोल पाएगा। तो जिसकी वजह से देयर आर चांसेस कि पेशेंट जो है वो वॉमिटिंग को एस्पिरेट कर सकता है। तो दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम इन दिस काइंड ऑफ पेशेंट। Now the next question is, a client who is receiving TPN, that is total parental nutrition, report experiencing nausea, thirst and headache. Which clinical factor should the nurse monitor initially for further assess the client status? And the options are blood glucose, urinary output, blood pressure और oral temperature. So इसमें अगर हम टीपीएन की बात करते हैं तो पेशेंट को नोशिया है, थर्स्ट है एंड हेडेक है। तो ये जो तीन चीजें हैं ये किन कंडीशंस में होती है? नोशिया एंड थर्स्ट जो है दैट इज प्रेजेंट इन हाइपरग्लाइसीमिया, बिकॉज जो टीपीएन है, टीपीएन का जो मेन साइड इफेक्ट है दैट इट विल लीड्स टू इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज, इट कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से पेशेंट को इंक्रीज थर्स्ट है एंड नोजिया है, एंड उसकी वजह से पेशेंट को हेडेक हो रहा है। अगर इसमें अकेला हमारा हेडेक होता प्रेजेंट, तो उस केस में हम पेशेंट का पहले ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते, लेकिन इस केस में पेशेंट का हम पहले ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे टू रूल आउट द हाइपरग्लाइसीमिया। Now the next question is, the nurse is caring for a client with preeclampsia who is receiving an intravenous infusion of magnesium sulfate.
When gathering item to be available for the client, which highest priority item should the nurse obtain? And the options are naloxone, calcium gluconate, oxytocin और मिथर्जिन. So जब भी हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि इसके मेन टॉक्सिसिटी क्या क्या होगी. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड एब्सेंस ऑफ नीजर रिफ्लेक्स. तो अगर पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट है तो उस टॉक्सिसिटी हो रही है, तो उस केस में हम पेशेंट को एंटीडोट देंगे. और मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है? दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट. सो हमेशा कैल्शियम ग्लूकोनेट शुड बी अवेलेबल ऑन द बेड साइड ऑफ अ पेशेंट who is on a magnesium sulfate therapy. So calcium gluconate will be the correct answer. So आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.